सो गाइस 17 और 18 फरवरी यानी कि आज का दिन और कल का दिन ईडी ने फिर से समन किया था अनिल अंबानी और उनकी वाइफ को। ऑल्दो अनिल अंबानी के जो केसेस हैं वो टोटल रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड है, बट इनकी जो वाइफ का जो केस है वो किसी एक वॉयलेशन के ऊपर है, यानी कि एक फ्रॉड के ऊपर है। ठीक है, तो इसका समन फरवरी में दूसरी बार किया गया था। पहले भी शायद 8 फरवरी डेट थी आखिरी, तब भी ये समन पर नहीं आए थे। और 18 और 17 डेट, 2 तारीखें, ना आज और ना ही कल के डेट्स में ये किसी भी समन में गए हैं। ठीक है, तो लगातार एक ही महीने में 2 बार इन्होंने समन को रिजेक्ट कर दिया है। टीना अंबानी स्किप्स ईडी समन्स फॉर सेकेंड टाइम इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। टीना अंबानी के ऊपर जो केस है वो दूसरा है, और अनिल अंबानी का केस उसके बारे में आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है, इनका जो केस है वो मैनहट्टन में इन्होंने एक लग्जरी अपार्टमेंट कह सकते हो उसको परचेज किया हुआ था। उसको इन्होंने बताया जा रही किसी और तरीके से सेल आउट किया वगैरह वगैरह। तो ये चीजें इनसे रिलेटेड है, इनकी वाइफ से रिलेटेड। और अनिल अंबानी की जो केसेस हैं वो आपको इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर जितना भी फ्रॉड एक्टिविटीज करी गई उसके बारे में है। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर। अभी मैं इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स रीड करे जो मेरे पिछले वीडियोस में आप लोगों ने किए थे कि क्या करे क्या करे क्या करे। एक चीज तो अब आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी आज के सेशन में भी कि डैगल का प्रेशर रिलायंस पावर पर बना हुआ है। ये चीज तो आप लोगों को क्लियर यहां पर हो चुकी होगी आज भी। बट स्टिल अगर आप चार्ट्स को नहीं फॉलो अप करते हो, चार्ट्स आपके समझ में नहीं आते या आप समझते हो कि चार्ट्स यूज करना बेकार है, तो आपके लिए एक चीज मैं बता देता हूं पहले कि सेबी ने कंपनी के ऊपर फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए जो है अपील डाली हुई है। मतलब कि सेबी रिलायंस पावर के ऊपर फॉरेंसिक ऑडिट करने वाला है। रिलायंस पावर के सारे फाइनेंशियल डिटेल्स, फाइनेंशियल ईयर के लेकर के सभी पूरी डिटेल्स ऑडिट करेगा सेबी यहां पर। ठीक है, 16 जनवरी की अपडेट थी, इसको मैंने डिस्कस भी आप लोगों के साथ किया था। तो अगर आप सोच रहे हो रिलायंस पावर में एंट्री करने की या कुछ भी करने की रिलायंस पावर से रिलेटेड, इस पर नजर डाल लेना कि पहले एक बार सेबी की यह ऑडिट रिपोर्ट एक बार आ जाए। एक बार इस रिपोर्ट के अंदर पूरा क्लीन चिट मिल जाता है तब रिलायंस पावर को कहीं ना कहीं बड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो भैया आपको इसमें से एग्जिट करना पड़ेगा। मतलब ओवरऑल आपको पहले इस फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आने का इंतजार करना चाहिए। मार्केट में ऐसी, स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत कंपनीज है जहां पर सेबी ने इस तरह की फॉरेंसिक ऑडिट किया हो। आपको याद होगा आज से लगभग 1-1.5 साल पहले ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड ने भी सेबी के ऊपर से आपके ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड पर सेबी ने फोरेंसिक ऑडिट किया था। तो वहां पर कई सारे फ्रॉड्स निकले, प्रमोटर की तरफ से वगैरह वगैरह, मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी के ऑडिटर्स की तरफ से भी। तो वहां पर उन सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और कंपनी पूरी तरह से खत्म हो गई। मतलब लगभग 100 रुपए के आसपास का शेयर आज की डेट में 12-10 रुपए के आसपास पड़ा हुआ है। तो इस तरह की जब भी रिपोर्ट्स कंपनी के फेवर में नहीं आती है तो स्टॉक पर बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो पहले एक बार आने दो, इसकी फोरेंसिक ऑडिट आने दो सेबी का यहां पर। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, जो आपको सही लगे। दूसरा आता है, कोर्ट ने भी यहां पर फास्ट ट्रैक के ऊपर ये केस लगा दिया है और ईडी को इन्फॉर्म किया है कि फटाफट से जल्द इस केस से जुड़े जितने भी पॉइंट्स हैं, पीएमएलए एक्ट से जुड़े जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सब की रिपोर्ट कोर्ट के आगे सबमिट करें। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिसेंटली ही देखने को मिला था 10 फरवरी को। तो देखते हैं ईडी यहां पर क्या रिपोर्ट देती है और कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है यहां पर। ठीक है, तो आपको 2 रिपोर्ट्स का वेट करना है, पहला सेबी की रिपोर्ट और दूसरा ईडी की रिपोर्ट। और इन दोनों के बाद आपको देखना है सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। ये 3 चीजों का आपको इंतजार करना चाहिए क्योंकि कंपनी खाली नहीं बैठी है, कंपनी के ऊपर बहुत सिरदर्दी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें हमारे पास में है, यस, और इस सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वहां पर रिलायंस पावर का नाम भी शामिल है। द ऑर्डर वॉज इश्यूड ऑन मंडे, पिछले हफ्ते, as the Supreme Court reviewed allegation of large loan defaults and diversion of funds involving Reliance Communication, Reliance Commercial Finance, Reliance Home Finance, Reliance Communications and Reliance Power। ठीक है, तो इनके नाम भी यहां पर शामिल है। इनकी रिपोर्ट ईडी को सबमिट करनी है जल्द से जल्द। ऑल्दो इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मेरे ख्याल से नहीं अभी तक अनाउंस करी गई है। सेलिंग बहुत ज्यादा है, 58,83,000 इस समय सेलर है, 16,37,000 बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज बहुत ज्यादा है।
ठीक है, तो अगला वीडियो आज के दिन में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी मैं आज के दिन आप लोगों के साथ एक वीडियो ले लूं। तो सब्सक्राइब कर देना अगर आप रिलायंस इंफ्रा के लिए कुछ डिटेल्स ढूंढ रहे हो। वैसे मैंने कई सारी चीजें आपको रिलायंस इंफ्रा के लास्ट वीडियो में बता दी हैं, बट अगर आप लोगों को फ्रेश वीडियो चाहिए तो मैं आपके साथ आज के दिन शेयर कर दूंगा। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं आपके रिलायंस पावर के चार्ट पर। पहले तो आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर आओ। ठीक है, पिछले लगभग दो ढाई ढाई महीने का ये चार्ट है पूरा। आपको ये डायगोनल नजर आ रही है। मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि रिलायंस पावर पर ये डायगोनल का प्रेशर है। ठीक है, जब भी इस डायगोनल को टच करने जाता है भैया आपको बार बार सेलिंग यहीं से दिखती है, यहीं से दिखती है। आज का सेशन भी अगर आप देखोगे, थोड़ा मैं इसको जूम इन करता हूं, छोटे चार्ट पर आपको लेके चलता हूं, तो आज के सेशन में भी आपको ये डायगोनल पर सेलिंग नजर आ रही है और ये NSE का डाटा भी आपको शो कर रहा है। जैसे ही भाई इस डायगोनल के पास गया, ऊपर की टेल पूरी बड़ी होती है जो सेल को इंडिकेट करती है, यानी कि फिर से सेल प्रेशर। अगर आपको चाहिए कोई बड़ा ब्रेकआउट ना रिलायंस पावर में, अगर आप कुछ बड़ा ढूंढ रहे हो, वैसे तो खबरें उस बड़े ब्रेकआउट को बिल्कुल भी मंजूरी अभी नहीं दे रही है, बट स्टिल कोई एक बड़ा मैनिपुलेशन यहां पर हो जाए अचानक से, तो आपको उस कंडीशन पे 2830 इसका ब्रेकआउट आपको मिलना जरूरी है, क्योंकि भाई ये रिजेक्शन डायगोनल का अच्छा साइन नहीं होता है। अगर ये डायगोनल इसी तरह से रिजेक्ट करता चला जाता है तो आप गिर जाओगे वापस से कहां, 25.90 के पास में, यहाँ पर 26 भी आप इसको कह सकते हो, 26 पर अब वापस ड्रॉप कर जाओगे। यानी डायगोनल का ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। 28.30 अगर आपका ब्रेकआउट होता है तभी आपको कोई लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी मिलेगी, अदरवाइज शॉर्टर्स यहां पर बार बार एग्जिट करते हैं। और शॉर्टर्स एग्जिट क्यों करते हैं रिलायंस पावर में, क्योंकि अभी भी रिलायंस पावर आपका 150% वार मार्जिन के अंदर बना हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं BTST जैसी चीजें अभी भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो इस सिचुएशन की वजह से आपको बार बार शॉर्टर्स एक्टिव होते देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक सेशन का मोमेंटम अगले सेशन और तीसरे सेशन के मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड आपका रिलायंस पावर नहीं कर पाता है। और ये जो आपने कैंडल देखी ना, ये वाली, ये मंडे के दिन की कैंडल है, ये वेट एंड वॉच कैंडल होती है। जब भी आपको मार्केट में इस तरह की कैंडल दिखती है, स्टॉक्स में मिलती है, तब आपको ब्रेकआउट मिलता है। ये मैंने सिखाई हुई है ये कैंडल आप लोगों को बहुत वीडियोस के अंदर, तो अलर्ट रहा करो। अगर आप सीखना चाहते हो चैनल मेरे ख्याल से आप लोग के लिए बहुत सही रहता है, बाकी आपका अपना ओपिनियन है, आप सीखने आना चाह रहे हो या फिर किस तरीके से आप वीडियो को देखते हो। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट कैंडल होती है। तो ब्रेकआउट कैंडल जैसी बनी रिलायंस पावर में, आपको 2 सेशन ब्रेकआउट मिला है। अब आज की सेशन कैंडल सेल ऑफ पर है, डायगोनल के ऊपर प्रेशर आ रहा है, वहां से वापस से रिजेक्शन बना दिया है। ठीक है, अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो 2830 आपका क्रॉस करना जरूरी है, अदरवाइज शॉर्टर्स बार बार एग्जिट कर जाएंगे आपके और वापस से आपको फॉल देखने को मिल जाता है रिलायंस पावर में। तो ये वीडियो आज के रिलायंस पावर का, और समन्स को फिर से निगलेक्ट किया गया है आज के दिन। देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है। सेबी और ईडी की रिपोर्ट्स बहुत जरूरी है आज एन इन्वेस्टर, पहले इनको आने दो, बाकी बाद में देखते हैं कंपनी क्या करती है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता अगले वीडियो में।